आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, गो इंडिया स्टॉक्स .com के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब, जो आप मैनेजिंग पार्टनर है गो इंडिया एडवाइजर्स के। आपने पहले हेड ऑफ रिसर्च के तौर पर मकवारी जैसे दिग्गज एफआई संस्थान के साथ एक दशक से ज़्यादा लंबा कामकाज किया है। और पढ़ाई के लिहाज से देखें तो आपने बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। बहुत बहुत स्वागत है राकेश सर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा बाजार का मूड माहौल बताएं, समझाएं सर। क्या सब कुछ बुरा पीछे छूट चुका है, अब यही देखना है कि अच्छा कितना होता है? अनिल जी, देखिए सब चीजें एक एक करके ठीक होती जा रही है। अब केवल मॉनसून का एक विषय है जो थोड़ा बाकी रह गया है। और मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है अभी, 23,500 से 24,600 का एक रेंज पकड़ा हुआ है इसने। जैसे थोड़ा बारिश का माहौल सुधरता है, जो कि सुधरना ही है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि 5-7% लोअर रहे मॉनसून इस बार एवरेज से, बिकॉज एल नीनो का चक्कर है। बट मुझे लगता है कि जैसे ही बारिश थोड़ा रफ्तार पकड़ेगी, मार्केट हमारा 24,600 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा। 23,500-24,600 की रेंज में फंसा हुआ बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। इसके क्या बड़े कारण हो सकते हैं जो बाजार के लिए तेजी का अब आगे चलते हुए नया ट्रिगर बन सकते हैं? एक तो ये आप कह रहे हैं कि मॉनसून ठीक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, और क्या चीज़ें हैं जिन पर नज़र होनी चाहिए? अरे जी, पहली चीज तो ये है कि थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन हो रहा है, वैसा तो अभी ऑयल नीचे आ गया तो उतना ज्यादा इन्फ्लेशन की उम्मीद नहीं है। बट हो सकता है कि मॉनसून थोड़ा वीक रहे तो थोड़ा इन्फ्लेशन रहेगा। तो इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन फायदेमंद ही रहता है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ काफी सही रहती है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल 16 से 17% अर्निंग्स ग्रोथ रहने की उम्मीद है मार्केट की। तो मार्केट अगर वैल्यूएशन चेंज नहीं भी होता है, तो भी 16-17% रिटर्न इस साल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो डेट मार्केट है वो हमसे थोड़ा आगे चलता है। तो आप देख रहे होंगे कि 10 ईयर यील्ड जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क प्रीमियम है, जैसे हम वैल्यू करते हैं स्टॉक्स को, वो नीचे आ जाता है। जो रिस्क फ्री रेट है वो नीचे आ रही है। तो एक मल्टीपल एक्सपांशन का भी स्कोप बन रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं जिसकी वजह से रुपये में एक स्ट्रेंथ आई है। तो मुझे लगता है कि जो एफआई की जो सेलिंग है वो भी एक अंतिम दौर पे है, और अभी रिवर्स ट्रेंड चालू होने वाला है। तो ये अगर दो तीन चीजें मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा। जितने भी डिप्स आएंगे वो खरीदे जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि Q1 के रिजल्ट्स हैं और मॉनसून है, ये दो एक ट्रिगर्स अभी जो हमारे पास आ रहे हैं। इन दोनों की वजह से हम लोग 24,600 को तोड़ के ऊपर की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जहां आपको फोकस करना है। अब चूंकि नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, इस तिमाही के नंबर्स डावाडौल रहेंगे या आपको लगता है कि नहीं, ट्रेंड थोड़ी बेहतर मजबूती का जो बना है बरकरार रहेगा? साथ ही क्या कुछ खास बातें मैनेजमेंट की कमेंट्री में आप देखना चाहेंगे? अनिल जी, सबसे पहले तो डिमांड के ऊपर ही लोगों की नज़र रहेगी कि डिमांड कैसे प्ले आउट हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डिमांड पे इतना ज़्यादा असर गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से नहीं आ पाया है। हालांकि ऑयल $70 से $120 गया था, बट यहाँ पे जो इंक्रीज लिया गया वो बहुत ही मिनिमल था और काफ़ी डिलेड था। तो उसकी वजह से मुझे लगता है डिमांड पे कोई खास इतना असर नहीं है। एंड इंटरेस्ट रेट भी अभी तक तो बढ़े नहीं है, तो उसकी वजह से भी कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मी काफ़ी पड़ी है, तो इस बार आई थिंक एसी वगैरह का सेल भी काफ़ी स्ट्रांग ही रहा होगा। तो Q1 मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक स्ट्रांग आ जाएगा। 10 से 12% ग्रोथ हमें दिख जानी चाहिए Q1 में YOY। और जो Q4 में एक अच्छा दौर चला है हायर अर्निंग्स ग्रोथ का, वो Q1 में मेंटेन रहना चाहिए। ठीक बात है। ऐसे में आपको कहाँ मौके दिखते हैं निवेश करने के इस बदले हुए माहौल में, जब युद्ध पीछे और कुछ बेहतर होने की तैयारी भारतीय इकोनॉमी में है? कहाँ पैसा लगाना चाहिए? अनिल जी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा थोड़ा कम हुआ है, आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर एकदम निकल के आया है। तो वहाँ पे काफ़ी और भी स्कोप है। काफ़ी दिग्गज बैंक एकदम बॉटम पे पड़े हुए हैं, और प्रीवियस हाई के नज़दीक जाने के लिए उनको 15 से 20% और चलना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत लग रहा है। साथ में एनबीएफसीज में भी एक नई जान आई है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है तो इनके मार्जिन कंप्रेशन नहीं होंगे। तो ये 35-36% जो हमारे इंडेक्स का है बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसीज, ये मुझे लगता है कि इनका जो अभी
एक महीने से जो आउट परफॉर्मेंस चला है वो चलता रहेगा। इसके अलावा जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, ऑटोज हो गए, रियल एस्टेट हो गया, ये सब भी अब नए दौर से वापस से फ्लेवर में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सेकंड कैटेगरी है। कुछ स्टॉक्स काफी पिट चुके हैं, मेटल काफी गिरा है, पिछले एक महीने में 10% से ज्यादा डाउन है। हो सकता है छोटे मोटे डेड डेड कैट बाउंस उसमें भी आए, बट उसको अवॉइड करना है। आईटी सेक्टर मुझे उम्मीद थी कि बेटर होगा, बट एक्सेंचर वगैरह के रिजल्ट्स की वजह से मंदी का माहौल चल रहा है। मे बी वहाँ पे छोटे मोटे बाउंस आ सकते हैं, बट लार्जली आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे हमें फोकस रखना है, जिसमें फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, इंडस्ट्रियल्स ये सब आते हैं। ओके, तो ऑटो, रियल एस्टेट जैसे कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स बढ़िया रह सकते हैं। इन्फ्लेशन कम होने का डर बैंक्स एनबीएफसी के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन एक दो सेक्टर्स हैं जो बड़े टॉक ऑफ द टाउन है, जिस पर लोग मन नहीं बना पा रहे हैं। आईटी शेयर स्पेशली, एक और भाव अच्छे लगते हैं, दूसरी तरफ लोगों को लग भी रहा है कि एनटीआई ट्रेड बन सकता है, दूसरी वहीं डर भी काफ़ी है। आप किस कैंप में, आपको क्या लगता है आईटी शेयरों में पैसा लगाने का समय है या अभी भी दूर रहे? अनिल जी, मुझे तो लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी सही है इन स्टॉक्स के। और दूसरा है कि एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे कंपनीज देखेगी कि उनको एआई को अपने सिस्टम में इम्प्लीकेट बिल्ड इन करना है, तो वो आईटी सेक्टर्स के ऑर्डर विन वगैरह मुझे लगता है कि अभी बरकरार रहेंगे। लंबे दौर में ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करती है, कैसे अपनी सर्विसेज को चेंज करती है, जो नया माहौल बन रहा है। तो मुझे लगता है सिलेक्टिवली आईटी स्टॉक्स यहाँ से देखे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली जो स्टॉक्स जहाँ पे कंपनीज एआई की तरफ कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स देखने का टाइम है अभी। बिल्कुल ठीक बात है। मेटल्स जहाँ पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ है, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक तरफा तेजी के बाद मेटल्स थोड़े ढीले हुए हैं। इंडिया के मेटल शेयरों पर आपकी क्या राय है और कहाँ आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी हो सकती है, राकेश जी? सो अनिल जी, Q1 के रिजल्ट अभी भी काफ़ी स्ट्रांग आएंगे मेटल्स के। तो अभी स्टॉक्स गिरे हैं, मतलब 10 से 30% तक गिर चुके हैं। तो एक बाउंस आने की उम्मीद मुझे लगती है जैसे जैसे हम रिजल्ट के नज़दीक जाते हैं, बट प्रीवियस हाईज को छूने का भी मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक प्रीवियस हाई पे जा पाएंगे। जब तक करेक्शन पूरा नहीं हो जाता, आई थिंक हमें थोड़ा रुकना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का भाव जब तक 2600 से 2700 डॉलर नहीं आ जाता, मुझे लगता है वहां से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। और स्टील कंपनीज में भी स्टील प्राइसेस थोड़े से गिरने अभी स्टार्ट हुए हैं, बट हमें मॉनसून का खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में स्टील स्टॉक्स भी खरीदने लायक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अगर कि कोई फंसा हुआ रह गया है, तो Q1 के रिजल्ट्स में जो थोड़ी रैली की उम्मीद है मुझे, उसमें निकले और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में वापस से रिवैल्यूएट करें। राकेश जी, जब क्रूड के दाम बड़े तेज थे तब रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयरों पर बड़ा फोकस बना भी, सबको वही खरीदने थे, लेकिन अब चूंकि क्रूड ठंडा हो गया है, क्या लगता है आपको इनमें तेजी बनी रहेगी? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अनिल जी, रिन्यूएबल सेक्टर वापस से मुझे लगता है फ्लेवर में आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मार्जिन्स में इतना कोई ड्रॉप नहीं आया है जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। और जो स्मार्ट मनी है वो पहले से ही रिन्यूएबल स्टॉक्स में वापस से आ रहा है। तो रिन्यूएबल मुझे लगता है कि एक थीम है जो लंबे समय तक रहेगी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो जो जो कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अग्रसर हो पा रही है और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर पा रही है सेल मैन्युफैक्चरिंग में, वो रिन्यूएबल स्टॉक्स वापस से मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट्स देंगे और उनमें एक तेजी बनी रहेगी। 2-3 साल के बाद जो लोग इनगोट और वेफर की तरफ भी जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं और जो ये सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर पाएगी, वो अपना मार्जिन 20% प्लस मेंटेन कर लेगी। मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम हो चुकी है, वैल्यूएशन भी बहुत ही रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जिस पे निवेशकों को एकदम अपना थोड़ा पोजीशन बनाना चाहिए। परफेक्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयरों में अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं निवेश। ये राय राकेश अरोड़ा साहब की। राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने राय रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। एक छोटे